नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि आलूदगी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली है। पंजाब, हरियाणा और यूपी के चीफ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट में आज पेश होंगे। गुज़िश्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी का इजहार किया था और कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि तीनों ही रियासतों की हुकूमतें आपस में उलझी हुई हैं। आलूदगी को लेकर कोई माकूल हल इसका क्यों नहीं निकाला जा रहा। सुमित कुमार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं इस अहम खबर पर। सुमित, सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से समाअत है, हियरिंग है आलूदगी पर, पोल्यूशन पर, और आज की इस हियरिंग में पंजाब, हरियाणा और यूपी के चीफ सेक्रेटरी पेश होने वाले हैं। सुमित, क्या है ज्यादा अपडेट आपके पास? देखिए, पिछली सुनवाई की जहां तक बात की जाए, पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के ऑड इवन योजना पर सीधे तौर पर सवाल खड़े किए थे और पूछा था कि इस योजना को लागू करने से क्या फायदा होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सीधा सवाल केजरीवाल सरकार से था कि अगर आप ऑड इवन योजना लागू कर रहे हैं तो उससे लोग जो है वो टैक्सी गाड़ियों का जो है ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो कैसे पॉल्यूशन जो है वो कंट्रोल होगा, ये आप हमें बताएं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को तलब किया था और कहा था कि आप बुधवार को सभी चीफ सेक्रेटरी, यानी कि 4 राज्य में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप कोर्ट में पेश हों और बताएं कि कैसे इसका फायदा जो है वो पॉल्यूशन से निजात दिलाने में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ऑड इवन की योजना पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल सीधे तौर पर खड़े किए हैं, क्योंकि कोर्ट का साफ तौर पर कहना था कि आप हमें आंकड़ों के जरिए बताएं कि इस योजना को लागू करने से पॉल्यूशन कितना कम होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हमें नहीं लगता कि इस ऑड इवन योजना से जो है पॉल्यूशन में ज्यादा इफेक्ट आएगा, क्योंकि कोर्ट का कहना था कि अगर आप ऑड इवन स्कीम लागू कर रहे हैं और टैक्सी जो कमर्शियल व्हीकल हैं उनको आप अगर छूट दे रहे हैं तो लोग कहीं ना कहीं टैक्सी की तरफ जाएंगे, जिससे टैक्सियों की संख्या जो है वो दिल्ली में ज्यादा बढ़ेगी और पॉल्यूशन जो है वो एक बार फिर से बढ़ेगा। तो आंकड़ों के साथ जो है चीफ सेक्रेटरी को आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है और बताना है कि इस ऑड इवन योजना का जो है कैसे फायदा जो है वो पॉल्यूशन से निजात दिलाने में मिलेगा। आज दिल्ली के खासकर चीफ सेक्रेटरी को इस बाबत जो है सुप्रीम कोर्ट में आंकड़ों के साथ पेश होना होगा, जहां ये बताना होगा कि इस ऑड इवन योजना का जो फायदा पॉल्यूशन से राहत दिलाने में कितना मिलेगा। जी सुमित, इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब और हरियाणा में पराली जलाए जाने को लेकर तमाम इल्जामात लगाए थे कि इस वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा है। क्या आज की इस समाअत में सुप्रीम कोर्ट चारों रियासतों को इस तरह के कोई अहकामात, कोई डायरेक्शन रिलीज कर सकता है कि पराली को लेकर संजीदगी बरतें? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को तलब करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को तलब किया था। इसका साफ मतलब है कि पराली जो जलाया जा रहा है, इस कारण से ही सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया है और सुप्रीम कोर्ट इन सभी चीफ सेक्रेटरी से पूछेगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का सीधे तौर पर डायरेक्शन है कि पराली जो है वो जलाने पर रोक है, उसके बावजूद कैसे पंजाब और के अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जो है वो जलाई जा रही है। क्योंकि केजरीवाल सरकार का साफ तौर पर कहना है कि वो तमाम कवायदे जो है वो प्रदूषण को रोकने में उन्होंने किया है, लेकिन जो पड़ोसी राज्य हैं वहां से पराली जो जलने का जो सिलसिला है वो नहीं रुक रहा है। इसी बाबत जो है पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्हें जो है व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहा था। तो आज बताना होगा इन तमाम तीनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को कि पराली जो है वो आखिरकार रोक के बावजूद क्यों जलाई जा रही है, और इस बाबत जो है सुप्रीम कोर्ट कड़ी फटकार भी जो है चीफ सेक्रेटरी को लगा सकते हैं और इसके अलावा और कोई डायरेक्शन भी जो है आज सुप्रीम कोर्ट सख्त तौर पर जारी कर सकता है। जी शुक्रिया सुमित, आपका आप जुड़े हमारे साथ इस अहम खबर पर। हम आपसे फिर से अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। महाराष्ट्र में 24 अक्टूबर के नताइज आ गए थे और अवाम ने साफ तौर पर मौजूदा इत्तेहाद के इख्तिदार की वापसी के लिए मैंडेट दिया था, लेकिन इस फैसले के 13 दिन बीत जाने के बाद भी रियासत में अब तक नई सरकार नहीं बन सकी है। शिवसेना महाराष्ट्र में वजीर आला के ओहदे पर अड़ी हुई है, लेकिन बीजेपी इसको लेकर किसी भी तरह से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दोनों ही तरफ से जराए से जो इशारे मिले हैं उससे अगले 48 घंटों में रियासत में नई सरकार को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी।
हुकूमत साजी के लिए फॉर्मूला तैयार। सीएम की कुर्सी के लिए बीजेपी का सीक्रेट प्लान। प्लान बी के साथ शिवसेना तैयार। महाराष्ट्र में सियासी सूरत-ए-हाल तेजी से बदल रही है। हुकूमत साजी की बातचीत आखिरी दौर में पहुंच गई है। तमाम अड़चनों के बावजूद भी अगले 48 घंटों में सरकार बनाने पर आखिरी फैसला हो सकता है। लेकिन महाराष्ट्र में कोई भी जमात इस मामले में अभी अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सभी ने ये इशारे देना शुरू कर दिया है कि उनके पास मुतबादिल तैयार है। इस जनादेश का आदर करते हुए जल्द ही हम महाराष्ट्र में सरकार स्थापन करेंगे। शिवसेना की ओर से अब तक कोई प्रस्ताव आया नहीं है। वह प्रस्ताव आने के बाद चर्चा कभी भी हम कर सकते हैं। शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, महायुति मिलकर जल्दी से जल्दी सरकार बनाएंगे। बीजेपी में लगातार गौर खौज का दौर चल रहा है। पीर को बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह से मुलाकात करने के बाद फडणवीस ने मंगल को अपने घर पर बीजेपी के बड़े लीडरान की बैठक बुलाई। बैठक में ये तय किया गया कि वजीर आला ओहदे को लेकर बीजेपी में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं है और बीजेपी सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देवेंद्र जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने के लिए हमारी विस्तृत चर्चा हुई है। हम शिवसेना का इंतजार करेंगे, मगर सरकार हम बनाएंगे। बीजेपी जराये के मुताबिक बीजेपी सीएम का ओहदा नहीं छोड़ेगी। वजीर दाखिला का ओहदा शिवसेना को देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि बाकी ओहदों में 50-50 के फॉर्मूले पर शिवसेना से बातचीत के लिए तैयार है और हिमायत की तस्वीर साफ होने तक खुद सरकार बनाने का दावा नहीं करेगी बीजेपी। महाराष्ट्र में हमें सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कांग्रेस या एनसीपी कितना ख्याली पुलाव बनाते रहें, इनको विपक्ष में बैठने का जनता ने जनादेश दिया है, उनको वहीं बैठना होगा। और कांग्रेस और एनसीपी के लिए तो हम बीजेपी और शिवसेना को हरदम सांप्रदायिक ही कहते रहे और अपने आप को बहुत बड़ा सेकुलरिज्म का चैंपियन मानती है कांग्रेस। इसलिए उसको तय करना है कि वो क्या कर रही है। दरअसल बीजेपी और शिवसेना के बीच वजीर आला की कुर्सी को लेकर जंग छिड़ी हुई है और दोनों ही जमातें इस मामले में एक दूसरे पर दबाव बनाने की हिकमत अमली में लगी हुई हैं। बीजेपी कह रही है कि उसके पास सरकार बनाने का सीक्रेट प्लान तैयार है। देखो, फार्मूला क्या होगा ये किसी को नहीं बताना, ये गुप्त रखना, ये हमने तय किया है। वहीं दावा करने में शिवसेना भी पीछे नहीं है। दिल्ली का जो प्रदूषण है वो महाराष्ट्र में नहीं आएगा। महाराष्ट्र का निर्णय महाराष्ट्र में होगा। बीजेपी और शिवसेना की अड़चनों के बीच कांग्रेस और एनसीपी वेट एंड वॉच की हिकमत अमली पर काम कर रही हैं। मंगल को एनसीपी और कांग्रेस के लीडरान ने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। कहने को तो उन्होंने वहां महाराष्ट्र के किसानों की दिक्कतों के बारे में चर्चा की, लेकिन उनकी नजर भी बीजेपी और शिवसेना के साथ साथ राजभवन पर टिकी हुई है। शरद पवार इससे पहले पीर को दिल्ली में सोनिया गांधी से मिल चुके हैं। जराये के मुताबिक सोनिया और पवार के बीच महाराष्ट्र की सूरत-ए-हाल पर चर्चा हो चुकी है और फिलहाल वो वहां शिवसेना को हिमायत देने को ख्वाहिशमंद नहीं है। इसके लिए जो नंबर चाहिए वो नंबर आज तो इस समय तो हमारे पास नहीं है कि बीजेपी और उनके साथीदार, उनके पास नंबर है। सरकार बनाने की जिम्मेदारी उनके पास है, उनके ऊपर है। महाराष्ट्र में कुर्सी को लेकर भले ही अभी अड़चन बनी हुई हो, लेकिन बीजेपी और शिवसेना दोनों इस बात को अच्छे से समझते हैं कि उनके पास सरकार बनाने के लिए अब सिर्फ कुछ घंटों की मोहलत बाकी है, क्योंकि 9 तारीख को असेंबली तहलील हो जाने के बाद उनके मुतबादिल सिमट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और कुर्सी को लेकर बीजेपी और शिवसेना में तनातनी के बीच शिवसेना ने बीजेपी को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। शिवसेना ने कहा है कि अगर 48 घंटे में फैसला नहीं हुआ तो उनका प्लान बी तैयार है। बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि उनके पास भी मुतबादिल मंसूबा तैयार है। वहीं बीजेपी शिवसेना तनाज़े को सुलझाने के लिए संघ पहल कर सकता है। कल देर रात फडणवीस मोहन भागवत से मिलने के लिए नागपुर पहुंचे, जहां दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे बातचीत हुई। 48 घंटों का इंतजार, फिर नई सरकार बनाने के लिए शिवसेना तैयार। बीजेपी शिवसेना की तकरार, सुलझाएगा संघ। बीजेपी शिवसेना के बीच कुर्सी का तनाजा मुंबई से नागपुर पहुंच गया है। हुकूमत साजी के लिए बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद की अड़चन अब संघ के हेडक्वार्टर पहुंच गई है। शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे के सलाहकार किशोर तिवारी ने इस सिलसिले में आरएसएस चीफ मोहन भागवत को खत लिखकर दखल देने की मांग की थी। इसके बाद मंगल की रात देवेंद्र फडणवीस संघ सरबराह मोहन भागवत से मुलाकात करने के लिए नागपुर पहुंच गए। वहां पर दोनों के बीच 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। जाहिर है कि वजीर आला ओहदे पर फंसे पेच को निकालने के लिए अब संघ को आगे लाया जा रहा है। इस बीच शिवसेना और बीजेपी दोनों ने अपना स्टैंड सख्त कर लिया है। बीजेपी का कहना है कि उसके पास अभी तक शिवसेना की कोई भी तजवीज नहीं आई है। बीजेपी का कहना है कि उनकी तरफ से मीडिया में बयानबाजी नहीं की जा रही है। जाहिर तौर पर बीजेपी का निशाना शिवसेना पर था। किसने कहा, क्या कहा, इसके ऊपर चर्चा हो सकती है ना। हमारे पूरे दरवाजे खुले चर्चा के लिए, लेकिन खाली हम लोग मीडिया के माध्यम से ही बोले, उससे फिर दो बातें ज्यादा कहा जाता है। हमारी तरफ से तो कोई बयानबाजी नहीं हो रही। आप 12 दिन से 13 दिन से लगातार देख रहे हैं, हम लोग पहली बार आज बोल रहे हैं। हमारी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं कर रहा है। शिवसेना सीएम ओहदे को लेकर अड़ी हुई है। ठाकरे कुनबे के वारिस आदित्य ठाकरे को वजीर आला बनाने की मांग वाले पोस्टर मुंबई में नजर आने लगे हैं। शिवसेना सीएम ओहदे की मांग को लेकर लगातार अड़ी है, लेकिन शिवसेना ऐसा दिखाना नहीं चाहती है कि हुकूमत साजी की राह में वो विलेन बनकर खड़ी है। कंफ्यूजन एक बन गया है पूरे राजनीतिक माहौल में, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। हम चाहते हैं सरकार बने, और किसी की भी सरकार बनने में शिवसेना रोड़ा नहीं डाल रही है। जराये के मुताबिक शिवसेना ने बीजेपी को 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। अगर इसके बाद भी बात नहीं बनी तो शिवसेना का प्लान बी तैयार है। आइए आपको बताते हैं कि शिवसेना का प्लान बी आखिर है क्या। शिवसेना बनाएगी सरकार, इसके लिए बीजेपी से हिमायत नहीं लेगी शिवसेना। शिवसेना और एनसीपी की सरकार में कांग्रेस की बाहर से हिमायत हो सकती है। मरकज से हिमायत वापस लेगी शिवसेना। मरकजी वजीर अरविंद सावंत इस्तीफा दे देंगे। शिवसेना की धमकी के बाद बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि उसके पास भी मुतबादिल की किसी भी तरह से कमी नहीं है। 2 दिन अभी भी हमारे सामने है। 9 तारीख को विधानसभा भंग होगी, नहीं निकला तो बहुत सारे ऑप्शन फिर आगे है। सरकार बनाने के लिए हमारी विस्तृत चर्चा हुई है। हम शिवसेना का इंतजार करेंगे, मगर सरकार हम बनाएंगे। हुकूमत की जंग में सबसे सेफ गेम खेल रही है एनसीपी महाराष्ट्र में लम्हा लम्हा बदलती सूरत हाल के बीच शरद पवार ने अपने सभी ऑप्शन खुले रखे हुए हैं। फिलहाल वो किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखा रहे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो फिर से कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। हम मिलने वाले हैं, मिलने के बाद मैं कह सकूंगा शायद। आवाम को नुमाइंदे चुने हुए 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी तक सरकार नहीं बन सकी है। ऐसे में कोई पार्टी नहीं चाहती कि उन पर ये इल्जाम लगे कि उन्होंने मैंडेट का एहतराम नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे बुलेटिन में। वकील और दिल्ली पुलिस तनाज़े मामले में दिल्ली पुलिस की नजरेसानी की अर्जी पर आज समाअत होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत होगी। अफसरों की यकीन दहानी के बाद कल 10 घंटे के बाद पुलिस का धरना खत्म हुआ था। और इस अहम खबर पर सुमित कुमार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ बने हुए। सुमित, आज दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत होनी है। दिल्ली पुलिस की नजरेसानी की अर्जी पर रिव्यू करने के लिए इस पर आज समाअत होनी है। कल बड़ी मुश्किल से 10 घंटे बाद पुलिस ने अपना धरना खत्म किया था। क्या अपडेट है आज आपके पास?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल 10 घंटे का जो धरना प्रदर्शन जो है वो दिल्ली पुलिस के जवानों की ओर से किया गया था, कमिश्नर के आश्वासन के बाद जो है वो धरना बाकायदा खत्म कर दिया गया था। लेकिन इसी बीच जो है दिल्ली पुलिस की ओर से एक एप्लीकेशन जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई थी और जिसमें मांग की गई है कि जिस तरह से पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जो निर्देश दिया था कि आरोपी पुलिस वालों को तुरंत सस्पेंड किया जाए, उस आदेश में पुनर्विचार की मांग यहाँ की गई है। तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का जो सख्त रुख था पिछले सुनवाई में, और हाई कोर्ट ने कहा था कि जिस तरह से पुलिस वालों का जो रवैया था वो बर्दाश्त के लायक नहीं है, लिहाजा आरोपी पुलिस वालों को तुरंत सस्पेंड किया जाए। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कमिश्नर यानी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ये निर्देश जो है वो जारी किया था। इसी के खिलाफ में यानी कि इसी पर पुनर्विचार को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से एक एप्लीकेशन जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई है, जिस पर आज जो है दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई अब से थोड़ी देर बाद यानी 10:30 बजे के बाद जो है सुनवाई शुरू हो सकती है। क्योंकि आपको याद है कि कल जिस तरह से पुलिस कमिश्नर ने पुलिस जो धरने पे जो पुलिसकर्मी जो बैठे थे था, जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं उन्हें जो सस्पेंड किया गया है और उसको वापस लेने पर जो है विचार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसी बाबत जो है आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है और देखना बेहद अहम होगा कि हाई कोर्ट ने जिस तरह से पिछली सुनवाई में जो निर्देश दिया था कि पुलिस आरोपी पुलिसकर्मी पर जाए, क्या जी शुक्रिया सुमित आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर से आपसे अपडेट लेंगे। बता दें कि मुल्क में प्याज की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। प्याज की बढ़ी हुई कीमतों ने आम लोगों को परेशान कर दिया है। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर में प्याज की कीमत आसमान पर है। बड़ी खबर इस वक्त ही आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र के लासलगांव मंडी में भी प्याज की कीमतों में जबरदस्त उछाल है। कई जगह पर 100 रुपए फी किलो तक प्याज की कीमत पहुंच गई है। बीते साल प्याज की कम पैदावार से भी प्याज की कीमतों पर असर पड़ा है। सरकार ने भी फैसला किया है कि प्याज की दरामद की जाएगी। प्याज की कीमतों ने आम लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर में प्याज की कीमतें एक बार फिर आसमान पर पहुंच गई हैं। कई जगह पर प्याज 90 रुपए फी किलो बिक रहा है, तो कहीं पे ये कीमतें 100 रुपए के भी पार पहुंच गई हैं। इसकी वजह है कि महाराष्ट्र के लासलगांव में प्याज की सबसे बड़ी मंडी में इसकी कीमतों में जोरदार उछाल आया है। हालांकि सरकार ने लगातार बढ़ती सप्लाई की वजह से दामों में गिरावट को लेकर यकीन जताया था, लेकिन इसके महज कुछ ही दिन बाद लासलगांव मंडी में प्याज की कीमतें 10% बढ़ गई। मंडी में पीर को प्याज की थोक कीमत 55.50 रुपए फी किलो हो गई। ये 4 साल में प्याज की सबसे महंगी सतह है। इससे पहले अगस्त की शुरुआत में इसकी कीमत 13 रुपए थी। वहीं कारोबारियों का कहना है कि बीते साल प्याज की बहुत कम पैदावार हुई, इसलिए इसकी कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इधर लखनऊ की सब्जी मंडी में प्याज करीब 60 रुपए फी किलो तक बिक रहा है। वहीं फुटकर में प्याज की कीमतें 70 से 80 रुपए तक पहुंच गई है। बीते एक हफ्ते में प्याज की कीमतों में 10 से 20 रुपए फी किलो तक का इजाफा हुआ है। एक बार फिर से प्याज के दामों में लगातार पिछले कुछ दिनों से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में भी लगातार प्याज के दामों में इजाफा हो रहा है। थोक और जो फुटकर विक्रेता हैं वो अलग अलग दामों पर प्याज बेच रहे हैं। लगातार एक हफ्ते में प्याज के दाम ऊपर नीचे हुए हैं। ऐसे में क्या इस वक्त रेट चल रहा है, हम सीधे दुकानदार जाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? राम जी। ये बताइए कि पिछले एक हफ्ते में अगर प्याज के रेट की बात करें तो कितने रुपए का ऊपर नीचे इजाफा हुआ है? 58-60 रुपए किलो के आसपास बिका है। 58 रुपए 60 रुपए थोक का रेट। फुट का रेट क्या चल रहा है? तो कल बिका था 64 रुपए, आज बिक रहा 60 रुपए किलो। फुट का रेट। और ये जो पूरा जो प्याज है, ये जब बाजार से मंडी से जब ठेलों पहुंचता है उस वक्त कितना रेट बिक रहा है? और 70-80 रुपए किलो बेचेंगे, 60 में ले जाएंगे तो 70-80 रुपए किलो बेचते हैं लोग। अच्छा, ये बताइए कि अभी एक हफ्ते में लगातार दाम सबसे कम कितने रहे हैं? अगर एक हफ्ते का देखा जाए सबसे कम दाम फुटकर और थोक दोनों का? एक हफ्ते में सबसे कम दाम था 48 से 52 रुपए किलो। ये फुटकर रेट है कि थोक? फुटकर। और थोक रेट? थोक रेट वही 5,000, 4500, 4200 रुपए कुंटल।
क्या कारण है कि प्याज के दामों में अचानक से इतना इजाफा होता दिखाई पड़ रहा है? बस यही बताते हैं, बारिश को जो नई प्याज आ नहीं पाई, पुरानी लास्ट है, खत्म हो रही है, इसलिए महंगी है। 2-4 दिन में ये आ जाएगी अपनी। 2-4 दिन में कुछ उम्मीद है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि फिलहाल राजधानी लखनऊ के लोगों को इस वक्त महंगी प्याज मिल रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सी मुश्किल है, क्योंकि जो घर का किचन है वो पूरी तरह से बिगड़ गया है। और यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए कि आप प्याज लेने आए हैं? जी। प्याज महंगा आपको मिल रहा है, कितना दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है, कस्टमर नहीं लेता कोई प्याज यार, बहुत महंगी। आप ठेला लगाते हैं? ठेला लगाते हैं। अब 70 मिले या 60 मिले, या 70 बताओ, लेता ही नहीं कोई। नहीं ले रहे हैं? नहीं, भाग जाते हैं लोग। भाग जाते हैं। ये समस्या है और यही वजह है कि जो आम आदमी है वो थोड़ा सा परेशान है। और यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं जो सब्जी मंडियों में मौजूद हैं, प्याज लेने आए हैं, उनके सामने एक बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो लोग 1 किलो प्याज घर में प्रयोग करते थे वो अब आधा किलो कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है। एक महिला है, उनसे हम सीधे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, प्याज लेने आई हैं आप? जी। प्याज कितना लिया आपने? हम लेने आए थे, महंगा है तो नहीं ले रहे हैं। कितना बताया यहाँ पर? और अब किचन का आपको कैसे चलेगा? नहीं चल पा रहा, गरीब आदमी है, कहाँ खा ही नहीं पा रहे हैं प्याज। कह सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं जो प्याज लेने आई, कहना है साफ तौर पर कि लगातार बढ़ते दाम जो प्याज के हैं उसकी वजह से किचन का पूरा बजट गड़बड़ हो गया है। और यही वजह है कि लोग अब थोड़ा सा कम मात्रा में प्याज ले रहे हैं। कैमरामैन अमरीन शाह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और प्याज के अलावा बाकी सब्जियों के बढ़ते दामों की वजह से खरीदार सब्जी मंडी की तरफ कम ही रुख कर रहे हैं। मुरादाबाद में भी सब्जी मंडियां सूनी पड़ी हैं। दुकानदारों का कहना है कि मंडी में ग्राहकों की आमद कम हो गई है। पहले जहां लोग काफ़ी मिकदार में सब्जी ले जाया करते थे, वहीं अब महंगाई की वजह से लोग सब्जी कम खरीद रहे हैं। प्याज की बढ़ती कीमतों की वजह से इसकी खपत में भी कमी आई है। वहीं अयोध्या में भी प्याज की कीमतों ने आसमान छू लिया है। यहाँ प्याज 70 से 80 रुपए फी किलो बाजार में बिक रहा है। लोगों ने प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए घर के बजट में प्याज को कम कर दिया है। प्याज पे महंगाई है, ज़्यादा कुछ इतनी हर चीज़ पे भी नहीं है। प्याज बिक रही है 70-80 रुपए किलो। सब्जी का ऐसा है, सब्जियाँ महंगी तो हो रही हैं, लेकिन सब्जियों का ऐसा है कि अगर आदमी घर से 400 रुपये 500 रुपये लेके निकलता है, तो पहले भी आदमी 500 की खरीद रहा था, अब भी 500 की खरीद रहा था। पहले थैला भर के सब्जी घर ले जाता था, अब आधा थैला घर पर लेकर के जाता है। सब्जी पहले भी उतने की खरीद रहा था, आज भी उतने की खरीद रहा है, लेकिन महंगाई की वजह से सब्जियों की क्वांटिटी अब बहुत कम होती हुई। रेट 80 रुपये। इसके पहले क्या रेट था? इसके पहले था 50 रुपये किलो। 2-3 दिन में रेट बढ़ गया। हमारा क्या मतलब ये, जब चीज़ रहेगा मार्केट में कम तो रेट तेज हो जाता है, और जब अधिक आ जाता है तो रेट कम हो जाता है। तो इस समय तो अधिक नहीं आ रहा है। जहाँ आती थी 10 गाड़ियाँ प्याज का, अब इस समय जो है 1 गाड़ी आती, 2 गाड़ी आती है, तो इसके वजह से जो है रेट तेज हो गया है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। करतारपुर कॉरिडोर के इफ्तिताह से पहले ही इसका क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है। अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू को करतारपुर कॉरिडोर को खुलवाने का असली हीरो बताया गया है। करतारपुर कॉरिडोर के इफ्तिताह से पहले ही इसका क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है। अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू को करतारपुर कॉरिडोर को खुलवाने का असली हीरो बताया गया है। अमृतसर में सिद्धू और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की दोस्ती वाले होर्डिंग लगे हैं। इन होर्डिंग्स में से एक तरफ इमरान खान दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू। इसके जरिए पैगाम देने की कोशिश की गई है कि करतारपुर कॉरिडोर को खुलवाने में पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान ने पहल की है तो हिंदुस्तान की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू ने। लोगों के मुताबिक ये होर्डिंग्स वेरका के एक काउंसलर मास्टर हरपाल सिंह ने लगाए हैं और आने वाले दिनों में ऐसे और भी होर्डिंग्स और पोस्टर लगाने का दावा वो कर रहे हैं। कांग्रेस एमपी नवजोत सिंह सिद्धू और इमरान खान की दोस्ती जग जाहिर है। पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पहला दावतनामा नवजोत सिंह सिद्धू को ही भेजा गया। पंजाब के साबिक वजीर और एमएलए नवजोत सिंह सिद्धू ने मरकजी वजीर खारजा एस जयशंकर को खत भेजकर पाकिस्तान जाने की इजाजत मांगी है। सिद्धू ने अपने खत में लिखा था कि पाकिस्तान सरकार ने उन्हें श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के इफ्तिताह तकरीब के मौके पर 9 नवंबर को गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब आने की दावत दी है। ये उनके लिए बड़े एजाज की बात है। इससे पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू इमरान खान की ताजपोशी
और करतारपुर कॉरिडोर के संगे बुनियाद के मौके पर भी पाकिस्तान जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।